हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ है फिजिक्स वाला यानी श्रीधर दुबे। बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो तबाही मचा रखी है फिजिक्स वाला ने, मतलब जिसको देखो वो पूछ रहा है फिजिक्स वाला देखी, फिजिक्स वाला देखी। बिल्कुल भैया, अब इस समय छाई हुई है और इसमें सारा श्रेय बच्चों को जाता है। बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। और सबसे बड़ी बात है, जैसे बागवान के टाइम पे नहीं था कि मम्मी पापा देख के आते फिर बच्चों को बागवान देखी बागवान देखी, वैसे जो माँ बाप पहले देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं वो बड़े चौड़े से होकर देख रहे हैं कि देखो ये है, ये इसके बारे में बात हो रही है। और ऐसे कहते हैं जैसे हम कुछ सीरीज नहीं, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो माँ बाप भी खुश है, अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऐसा बिल्कुल सही बात है। सो फिजिक्स वाला के आने से और इसके इस तरह हिट हो जाने से जीवन में कोई बदलाव नजर आ रहा है? अ, ऐसा ऐसा तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही कोई ड्रास्टिक चेंज हो गया हो भैया, क्योंकि एक्टिंग लाइन में तो मैं था ही शुरू से, काम कर रहा हूँ वासीपुर के टाइम से। पर एक चीज बहुत बड़ी हुई हमारे साथ, वो ये भैया कि आप जब शुरू से, जब मेरी शुरुआत भी एक दो सीन से हुई है, गैंग्स ऑफ वासीपुर में 2 सीन में नजर आता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करते मसान पहुंचता हूँ, वहां पे नजर आता हूँ। लोग तारीफ करते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा एक्टर था, वो कमाल का कैरेक्टर था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि श्रीधर कौन है या श्रीधर ने वो रोल किया है। बल्कि जैसे अगर मैं किसी से बताता भी था कि जैसे कि आपने क्या किया मसान, मसान तो मैंने देखी है, 4 बार देखी है, कौन सा रोल आपने किया, मैंने कहा वो केके कौन, अरे वो था ना जो हैप्पी बर्थडे, वो आप हो, अरे अरे ये और वो ऐसे कि मतलब कि आप ही हो पक्का। और वो ऐसा था कि भाई मुझे बेवकूफ मत बनाना, मैं 4 बार देखी है। तो 4 बार वो ये बात कहता था, भाई मैंने 4 बार देखी है। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं ही हूँ। तो सामने हो सकता है आपको गूगल भी करना शुरू कर दे, ये आलम था। आज जाके फिजिक्स वाला से ये हुआ कि श्रीधर और फिजिक्स वाला, यानी जो अलग पांडे का मैंने रोल किया, वो एक हो गया कि यानी अब ये नहीं कहना पड़ता भाई ये मैंने किया है, और खुद कहते हैं कि मैंने आपको देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा भैया जो अंदरूनी परिवर्तन आता है एक अभिनेता के अंदर की, जैसे हम लोग जब झोला उठाते हैं कि भाई अभिनेता बनना है, तो कोई डिग्री तो होती नहीं भैया। हमने जो पढ़ाई भी की है थिएटर में, उसमें तो बस ये था कि हाँ आपको एक होगा कि आप प्रशिक्षित हैं। कोई ये नहीं कह दिया कि अब आप अपने आपको अभिनेता बोलेंगे। आप एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बनोगे, या पीएचडी हो गया तो डॉक्टर हो गए। आप प्रशिक्षित हैं, आपको अपना क्राफ्ट पता है, आपको बताया गया है कि क्या मूल कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो जरूरी है, वो आपको बता दी गई, वो आपके पास होना चाहिए। अब आप अपना काम करिए, आप करिए जैसे आप कर सकते हैं और किस तरह से करते हैं। मान लीजिए आप नाटक में ही अगर आप करियर बना रहे हैं, रंगमंच में ही, तो आप जो नाटक लिखे हुए हैं या जो नए नाटक वो कैसे कर रहे हैं कि वो पुराने पहले से जो मंचित हो चुके हैं उनसे अलग दिखे, या जो नया नाटक कर रहे हैं वो इतना लोकप्रिय हो जाए कि पुराने नाटक को लोग भूल जाएं, या आपको उससे पहचानना। ये आपका अपना काम है, यानी किसान वाला काम है ये, कि आपको अपनी फसल खुद पैदा करनी है, आपको सिर्फ बोना जोतना हमने सिखा दिया। तो उसमें क्या होता है भैया कि जब आप एक लंबी दूरी तय करते हैं इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं एक रहता है कि यार कभी अगर मुझे ऐसा मौका मिला, जो हमेशा लगता है कि यार कभी बड़ा रोल मिले, बड़ा रोल मिले, तो कभी ऐसा मौका मिला तो एक डर रहता है कि क्या मैं न्याय कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पब्लिक को लगे यार किसको ये क्या दे दिया यार भाई, वो एक डर रहता था। तो इस सीरीज से वो एक परिवर्तन मुझे अपने अंदर महसूस हुआ कि एक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आया कि नहीं यार दर्शक पसंद करते हैं। और एक जिम्मेदारी का भी बोध हुआ भी है कि अब आपको और जिम्मेदारी के साथ काम करना है, ताकि उन्हें कहीं से आप निराश न करें और आप अपने आप को अभिनेता कहने में कहीं शर्मिंदगी महसूस न करें। एक और बदलाव हुआ जो आप नहीं बता पा रहे हैं शायद इस शर्म से, कि अभिनेता इसलिए जीता है कि जब वो निकले तो 10 लोग पलट के बोले अरे हाँ वो हुआ है भैया, वो तो मतलब बहुत अभी की घटना है। मैं लखनऊ जा रहा था कि किसी में प्रोग्राम था, तो एक मैं जैसे वैसा हूँ ना अल्लाह टाइप का, कि उसी फोन भी चल रहा है, कोई बात कर रहा हूँ किसी से, तो ऐसे अचानक कनखियों से लगा कि कोई मेरी वीडियो बना रहा है। तो आपका ध्यान जाता है ना ऐसे ही, तो मैं देखा कि एक आदमी वीडियो बना रहा है, ऐसे हो गया। तो पहले थोड़ा लगा वीडियो को बना रहा है, क्योंकि मैं भूल गया था कि मैं फिजिक्स वाला हूँ। हाँ कि मैं फिजिक्स वाला हूँ या मुझे कोई पहचानता है नॉर्मल। और मुझे हमेशा ये रहा है कि कॉमन आदमी हूं मैं, कभी भी घुस जाऊं, मैं आज भी अपने घर की सब्जी ले आता हूँ आराम से। अब थोड़ी दिक्कत हो रही है जैसे जान, लेकिन वो दिक्कत नहीं कि वो जानते रोज तुम्हारे, आपका सर देखा बड़ा बढ़िया काम था आपका सर, मजा आया ये, और मैंने सर लाइक भी किया सर, फेसबुक हम दोनों फ्रेंड भी हैं, ये भी बताता है। तो वो था, तो वहां देखा वीडियो, अरे तो मैं थोड़ा सा ऐसे, वो तो उसने सॉरी सर बस वो आपकी वो देखा, मैं अपनी मिसेज को दिखा रहा था ना, जी जी। तो एक लगा कि भाई अब आप कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ बात नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से कौन रिकॉर्ड कर रहा है पता नहीं है। और
ये सही कह रहे हैं आपकी, मतलब एक ये वाली पहचान तो मिली है कि लोग पहचान रहे हैं 4 लोग। तो क्योंकि हर आदमी की इस यात्रा का ध्येय यही है कि लोग उसको हाँ, सर माथे पे बिठाए। तो ये कीड़ा कहाँ से लगा श्रीधर आपको? बेसिकली पंडित परिवार का लड़का, और कहाँ से एक्टिंग का कीड़ा लगा पहला? भैया इस बारे में ना जब जब कोई पूछता है तो मैं फिर अपने वही फ्लैशबैक वाले तरीके से जाता हूँ, और मैं हमेशा अपने आप को खोजता भी रहता हूँ भैया। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि आखिर, क्योंकि बड़ी चीज है ये, अब तो हम लोग को उतनी महसूस नहीं होती क्योंकि हम इस लाइन में घुस चुके हैं और अपना जीवन दे रहे हैं, पर अभी भी कभी कभी अपने भाइयों को देखता हूँ या रिश्तेदारों को, तो लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज है इस लाइन में आना और समझना। तो लगता है कि यार वो बात आई कहाँ से मन में। तो मैं भैया कुछ कुछ कहानियों को जोड़ लेता हूँ। गांव में वीसीआर खूब चलते थे, तो वीसीआर में आप लोग कैसेट मंगाते थे, 3 कैसेट मंगाने होते थे, 120 रुपए में 3 फिल्म आप देख सकते हो। तो हम लोग एक फिल्म उठा लाए थे शूल करके, जो ऑल्टरनेटिव आई थी, मतलब वो ऐसा नहीं था कि उसको देखना है, किसी को उसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं था, लेकिन उसने कहा जो वीसीआर वाले, क्योंकि लड़का ही था वो भी, बड़ी गजब पिक्चर यार, देखो मजा आएगी। तो हमने उस पर देखा, एक आदमी बहुत आम शक्ल सूरत वाला पुलिस वाला उस पर छपा हुआ है, तो मुझे लगा अच्छा उठा लेते। और उस समय कहता था कि पुलिस वाला गुंडा और इस तरह की फिल्में आती थी ना, तो मतलब पुलिस वाला दिखता था, ये सब लग रहा है कोई भागता पीछे आग और उसमें पुलिस, और एक नॉर्मल ऐसे खड़ा, तो ले आए हम। पर ये उस पर हमने ध्यान देखना नहीं, ये नहीं था। और उस दिन क्या हुआ कि फिल्में हमने चलाई और फिल्में खत्म हो गई, 5वीं फिल्म हमने लगाई, भोर की बात है, और आधे लोग लुढ़क चुके हैं और मैं बचा हूँ, 2-4 मित्र और बचे, तो हमने वो फिल्म लगा दी। भैया फिल्म जब देखना शुरू किया ना, तो मैं भूल गया कि मैं फिल्म देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में बिहार की किसी जगह पे हूँ और मैं समर प्रताप को एकदम महसूस कर पा रहा था। वहां से भैया ना वो फिल्म मुझ पर बहुत असर डाली। मनोज वाजपेयी जी ने जो वहां से मेरे दिमाग पे काम किया है, मुझे लगा यार ये अलग दुनिया है, कुछ फील हुआ। एक कहानी वो जोड़ता हूँ। तो मनोज से फिर मुलाकात हुई कि मनोज भैया के साथ फिल्म की सोच रही है। हाँ, यस। तो एक कहानी वो जोड़ता। उसके बाद भैया क्या हुआ कि अब मुझे चस्का लगा कि मुझे फिल्में देखनी है। तो मेरे दोस्त यार जाया करते थे सिनेमा, तो मैंने उनको पटाया, तो वही होता ना कि टिकट तुम खरीदोगे, ये मेरे गुल्लक फूटी, उसमें से पैसा निकाला। और मैंने पहली फिल्म जो देखी थिएटर में, गुलाब थिएटर में, तो गुलाब टॉकीज ऐसा था लखनऊ में भैया कि जब कोई फिल्म उतर जाती थी बड़े हॉल से तो वहां लगती थी सेकंड टाइम में। तो सेकंड फेज में क्या, तो टिकट सस्ते हो जाते, 10 रुपए टिकट हो जाते, 15 रुपए के। तो यार वो पहली बार मैंने एक बड़ा पर्दा देखा, उस पर्दे पे शाहरुख खान, और फिल्म शुरू हो चुकी थी और गाना चल रहा चांद तारे तोड़ लाओ, है ना, वो पियानो जा रहा है और उस पे, और भैया मैं उसको देखता रह गया ऐसे। वहां से फिल्म देख के जब मैं निकला, वहां मेरा कॉलेज रामाधीन सिंह में पढ़ता था और वहां से घर मेरा था 12 किलोमीटर, और वहां से 4 किलोमीटर आगे गुलाब टॉकीज, यानी कि अब मुझे 16 किलोमीटर साइकिल चलानी है। और वो दोस्त निकल गए हैं और मुझे ऐसे समय पे घर पहुंचना है कि वो लगे कि आप 12:30 वाले, हाँ, स्कूल से आए हैं, तो साइकिल तेज चलानी है। मैं चला, मुझे याद ही नहीं कब मैं अपने घर पहुंच गया और आगे की कहानी में बनाने लगा, क्योंकि फिल्म खत्म होती, दोनों स्कूटर लेके, जूही चावला, मैं और शाहरुख सर खड़े हैं, और वहां पे होते कि एक दोनों और पीछे गाड़ी आई, फिर देखते ऐसे। तो वो वहां की आगे कहानी ऑटोमेटिक जहन में चलने लगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। घर जब आया तो अपनी टीवी बहुत छोटी नजर आई, लगा ये कौन सी टीवी। अब मैं माँ से कह भी नहीं सकता कि मैं क्या देख कर आया हूँ, तो मैं क्या देख रही हूँ जिसके लिए मेरे पीछे पड़ दिए, नहीं देखना है। वो एक कहीं ना कहीं अंदर काम किया। और उसके बाद भैया कहते हैं जैसे जहां चाह वहां रहा, मुझे कहीं भी न्यूज़पेपर पे शाहरुख, मनोज वाजपेयी, इन लोग के बारे में कुछ भी कहीं कोई खबर मिलती तो मैं निकालना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे मुझे जानकारी मिलना शुरू हुई कि भाई बंबई में फिल्में बनती हैं, अंधेरी एक जगह है, जुहू है, ये सब बैंड्रा, ये सब हमें वहां से पता चलना शुरू हो गया। और एक शब्द और कानों में पड़ गया कि थिएटर ग्रुप होता है, पर ये नहीं पता था उसमें जाए कैसे। उसी समय भैया क्या हुआ ना, हमारे एक अखबार, जो भी अखबार आते थे सहारा, आज उसमें निकलता था फिल्म में, सीरियल तो आज भी भैया निकलता है कभी कभी, फिल्म और सीरियल में काम कलाकारों, हाँ, कलाकारों की आवश्यकता। और फिल्म दंगा नाम था उसका, वो करीब 5-6 साल चला है। मतलब हम खुद फिल्मों में काम करने लगे, लेकिन आज भी वो छपा फिल्म दंगा है तो, हाँ, सेम वही ऐड, वही वर्गीकृत में आता था, आवश्यकता है उसमें, तो फिल्म दंगा है तो लड़के लड़कियां चाहिए। तो मैं भी उस चक्कर में चला गया, बादशाह नगर के पास एक मकान था किसी के, गोल मार्केट में एड्रेस वही छपा, तो वहां गए। बातें बहुत अच्छी करते थे, इतनी मतलब इतनी सुंदर जबान उनकी, मतलब चूंकि वो काम ही उनका फ्रॉड का था, बहुत अच्छे से बात करना, और ये, और फिर दिलीप साहब को यूसुफ कह के पुकारना,
है ना, और ये अपने जो धर्मेंद्र साहब है कि पाजी ऐसे थे, और ये तो लगता था कि कोई है इस तरह के रसूल। तो उनसे बात करते करते मुझे ये समझ में आ गया कि फ्रॉड में मैं फंस चुका हूँ। अब मेरे लिए टारगेट भाई ये पैसा निकाल लेना है मुझे, ये पैसा कैसे निकालूं, मतलब क्योंकि अगर ये पैसा नहीं निकाला तो मैं गड़बड़ में फंस जाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे हो गया। तो मैंने वहां पे अपना नाटक शुरू किया कि अरे मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, बहुत जरूरत है, मेरी मम्मी का ये लेके आया वो लेके आया। तो उन्होंने थोड़े दिन सुना, तो सुनो श्रीधर, कितने भी अच्छे कलाकार होंगे इतने अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे से, कितने हम चरा के छोड़ चुके। ये बोला उन्होंने, लिटरली बोला, बोले कितने चरा के छोड़ चुके हैं, इतने रोज आते हैं आप बनने के लिए, तुम तो तब भी लखनऊ के हो, हमारे दिल्ली से लड़के चले आते हैं भाई, दिल्ली वाले तो तेज होते हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी है, वहां के लड़के यहाँ के आ रहे, पैसा तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, हाँ तुम लगे हुए हो और मैं जानता हूं कि तुम बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से, तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, रंगमंच से होगा, भारतीय नाट्य अकादमी जाओ, गोमती नगर में है पत्रकार फर्म, वहां से करो, वहां से कुछ होगा। मैं वहां तुम्हें किसी को जानता नहीं, तो बोले वहां पहुंचोगे, रोज बैठो चाय की दुकान पे खड़े रहो, तुम्हें धीरे धीरे पहचान में आने लगेंगे लोग कि कौन है। मुझे लगा किसी फ्रॉड में भेज रहा है, पर मैं गया, देख के आया, पर हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर अंशुमाली शर्मा से मैंने ये बात कही कि सर ऐसे सब फ्रॉड हो गया। सर ने कहा कि दो चीजें, पहले तो ये सच्चाई है कि किसी संस्थान से आप जाओगे, प्रशिक्षित होगे, वो काम करो, थिएटर तो सही बताया उन्होंने, तुम जाओ वहां पता करो, रहोगे तुम्हें खुद ही पता चलेगा, जाना आना वहां शुरू करो। और दूसरा, पैसे रुपए मत दो किसी को जब तक सही ना हो, और ऐसे लोग की तो कंप्लेन करनी चाहिए जो काम कर रहे हैं, जो गलत है। मैंने यार कंप्लेन तो नहीं करेंगे, ये सब गड़बड़ है, पर उनका नहीं, तुम समाज सेवी हो, क्योंकि हम राष्ट्रीय सेवा योजना में थे, तो एनएसएस का ये भी काम है कि समाज में कोई ऐसी चीजें फैली तो उस पर विरोध जताना। तो सर ने मुझे बोला कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम तो कलाकार हो, तुम अगर वो कह रहा है ऐसे बोला तो तुम्हें तो कलाकार हो, उससे पैसे निकाल लो, तब तुम समझो कि मुंबई सर्वाइव कर पाओगे। ये बात हमने उसकी तरह ले ली, अपने चैलेंज की तरह, और मैंने सर वहां से पैसे निकाले, पर वो भी बहुत बदतमीज थे। 400 रुपए दिया उसने, 100 रुपए तब भी बाकी, न तेरी न मेरी, मुझे भी तो लगे कि 100 रुपए मेरे पास है, लेकिन 400 रुपए 100 रुपए करके 4 किस्तों मैंने निकाला। रोज जाता था, रोज कुछ ना कुछ उसको कहानी सुनाता, रोज बताता कि दे दीजिए सर, क्या कर रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं, माँ मुझ पर विश्वास नहीं करेगी, दोबारा कहीं के लिए देगी नहीं, मैं कैसे बंबई जाऊंगा, मैं बड़ा बनूंगा, आपका नाम लूंगा, ये सब दुनिया भर करते करते वहां से, खैर उस वो भी एक तरीके का गुरु ही था। तो मुंबई आना कैसे हुआ? यही बात भी है कि वो वहां से हम जब बीएनए पहुंचे तो वहां वो ग्रीष्मकालीन शिविर कार्यशालाएं लगती थी, वो किया हमने, फिर एनएसडी वगैरह की हुआ, फिर हम रंगमंच से जुड़ गए। रंगमंच से जुड़ते ही सारी कड़ियां जुड़ गई, वही मनोज बाजपेयी, वही शाहरुख खान की, भाई संभव थिएटर ग्रुप, बैरी जॉन, दिल्ली, एनएसडी, सब जुड़ गए, क्योंकि कहानियां वही है जो हम आपको बता रहे हैं, सारे कलाकारों की अपनी कहानी, सेम कहानी है। तो जब हम वहां जुड़ने लगे ना, एक जैसा परिवार मिलता चला गया, अपने जैसे लोग मिलते चले गए, और सबका सपना ये था, मतलब अमूमन कुछ लोग का थिएटर था और कुछ का था थिएटर एक जरिया है जिससे हमें मुंबई जाना है, और जो मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं उनके लिए थिएटर यही एक सहारा है कि आपके पास पैसे तो आप यहाँ से एक्टिंग करते हो, बाहर निकलिए। वो जो सफर था वहां पे करते करते समझ में आया कि हमें मुंबई जाना है, तो वहां पे दास्ताने जुर्म बनता था, ईटीवी उत्तर प्रदेश वहां पे बनाता था, तो हम लोग उसमें काम करते थे, थिएटर कलाकार चाहिए होते थे, कुछ मुंबई से शूटिंग आती थी, उसमें हम लोग काम करते थे, वहां छोटे छोटे रोल करते करते ये हो गया कि भाई मुंबई जा सकते हैं, हम काम तो कर ही रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त था, साथ में हम करीब 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप बना, और हमने ये तय किया कि हम मुंबई निकलेंगे, रवाना होंगे, सब साथ में निकलने वाले थे। पर जिस दिन निकलने की बेला आई, उस दिन हम 4 से 3 हुए, और 3 लोग का टिकट हुआ, सब कुछ हुआ बकायदा, लेकिन जब ट्रेन पकड़ने की बेला आई तो सिर्फ 2 लोगों ने ट्रेन पकड़ी, और हम 2 दोस्त यहाँ पहुंचे, यहाँ दादर उतरे और सीजीएस कॉलोनी में रहे। एक हमारे सीनियर थे अर्पित मिश्रा, उनके घर पे हम लोग रहे, और 1 महीने रह भैया, 1 महीने में समझ आएंगे मुंबई हम नहीं रह पाएंगे। हम करीब 12,000 रुपए लेकर आए थे, हम 12 में 12 सामने वाला, 24,000 रुपए खत्म हो गए भैया, खत्म हो गए। और एक उधार जैसा भी हो गया। उस उधार में क्या था कि जैसे टिकट वगैरह तो हम करा ही के आए थे पहले से ही, ये सब जो उसको हमने 12,000 में गिना नहीं था। अच्छा। हाँ, और जो चलते समय हमारे आदत है ना, कुछ नाते रिश्तेदार आपकी जेब में डाल देते हैं, वो अलग थे, उनको तो गिना ही नहीं था, वो तो ऐसे तो रास्ते में खाते पीते आ गए। 12,000 कहाँ उड़ गए पता ही नहीं चला, यूं खत्म हो गए। और कोई ऐसा नहीं कि हम कहीं जाके इस तरह उड़ाए, लेकिन भाई आना जाना, कभी टैक्सी, कभी ट्रेन, कभी ये, और लगा बहुत महंगा शहर है, यहाँ तो हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे।
और लौट गए और अब घर वालों को लग रहा है कि भाई ये क्या है, जा तो नहीं रहा है। हाँ जा क्यों नहीं, तो लौट के चला आया। और उनका ये था ना कि जब मैं चला तो भैया तो थोड़ी सी एक ईगो भी लेके चला था, मतलब नहीं होता है कि वो शायद फिल्मों का ही प्रभाव था या जानबूझ के मैंने ऐसा किया, मैं आज भी नहीं समझ पाता मैंने माँ से झगड़ा क्यों किया था। मुझे लगता है शायद अब समझ पाता हूँ कि इसलिए किया था ताकि उनकी याद ना आए या कुछ भी रहा हो, तो मेरी 15-20 दिन से बोलचाल बंद थी उनसे। तो मुझे याद है कि जिस दिन मैं मुंबई जाने वाला तो मैंने ऐसा कहा कि ठीक है बहुत परेशान, अब मम्मी लड़ भी नहीं रही हमसे तो मैं लड़ू कैसे, मैं सोचा कुछ कहे और मैं कहूँ ठीक है बहुत परेशान हूँ, ठीक है मैं मुंबई जा रहा हूँ, पर मम्मी लड़ भी नहीं रही, कोई बोलचाल ही बंद है। तो मुझे कुछ नहीं समझ में, ऐसे झाड़ू लगा रही थी, मैं इधर उधर जा रहा और बार बार जिधर झाड़ू लगा रहा हूँ उधर क्यों जा रहा है, बार बार गंदा कर रहा है, तो तुम्हें हमसे ज्यादा दिक्कत है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। और मम्मी लोग को पहले से समझ में आ जाता है ना कि जिस तरह का तो वो था। तो खैर निकल आया, हमारे जो रास्ते का खाना भी दीदी थी बगल की उन्होंने बनाया था तो उनका बनवाया था ताकि मम्मी को ना पता चले सब। अब लौट के उसी घर आए आप, अब मम्मी पापा भी सवाल पूछे क्या हुआ, 1 महीना तो हमें तो लग रहा बहुत रहे, उनके लगा बस 1 महीना तो मतलब यहाँ तक कि हमने यहाँ से एक चिट्ठी लिखी थी अपने दोस्त को देख के, वो चिट्ठी भी हमारे बात पहुंची, उसके बाद चिट्ठी आई और वो चिट्ठी लेके पापा पूरे मोहल्ले में सबको रिश्तेदारों में वो गाए, और उसमें मैंने सब लिख रखा था जो उस वक्त अकल थी उतना कि भाई आटे दाल का भाव पता चला, अब समझ में आ रहा पापा आपने कितनी मुश्किलों से हमें पाला, आज पता चला माँ जब एक रोटी बनानी पड़ रही, सब जो हमने इमोशन लिखे थे सब पूरे जग जाहिर हो गया। और ऐसी हंसी उड़ती थी हर जगह कि बस अब छत नजर आती थी कि छत पे रहो भैया चुपचाप, बाकी नीचे रहने लायक नहीं। दोस्तों में भी नहीं जा सकते थे, थिएटर ग्रुप में, क्योंकि सबको पता चल गया था कि भाई ये रंगमंच छोड़ के मुंबई जा रहा है, और हम लौट के आ गए थे। तो वो आलम बड़ा अजीब सा था, कुछ समझ क्या करें। तो ऐसे 2-4 महीने बीते तो पापा ने कहा हमारे यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, तो उसमें बोले कि एज हो गई इसकी, यज्ञोपवीत कर देते। हमें लगा चलो बहाना मिल गया, बाल नहीं रहेंगे, मैं कहूँगा बाल नहीं थे इसलिए नहीं जा पाया। तो भाई जने हुआ, टकले हो गए, लेकिन बाल तो आएंगे ही, 3 महीने बाद बाल भी आ गए। अब आप क्या करेंगे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसी समय माँ ने एक दिन पूछ लिया मुझसे कि तू इतना परेशान परेशान रहता है, कुछ कर भी नहीं रहा है, पढ़ाई भी आगे नहीं कर रहा है, क्या है, क्या सोचा है कुछ, नहीं अगर जाना तो कुछ काम कर ले, और क्यों नहीं जा रहा है। तो उस दिन शायद ऐसा मोमेंट था या ईश्वर का कुछ हो कि मेरे मुंह से निकल गया। हमने कहा माँ बहुत महंगा शहर है और डर लगता है, वहां बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, और मैं देख चुका था भैया यहाँ पे भीड़ है। मैंने एक बात कही जो बात मुझे बहुत चुभ गई, और आज उस समय तो चुभी लेकिन आज वो हमारे लिए प्रेरणादायी बात है। वो चुप रही, किचन में कुछ काम कर रही थी, और फिर उन्होंने बोला कि कभी कभी सोचती हूँ कि उनकी माँ कैसी होंगी, अपने बच्चे को कौन से छाती का दूध पिलाई होंगी। जो बच्चा गांव देहात से जाता है परदेश, और सब प्रदेश का मतलब कलकत्ता बंबई होता था, जाता है परदेश, वहां रहता है, कमाता है, लौट के आता है, अपनी बहन की, अपने बेटी की शादी करता है, घर बनाता है, मकान बनाता है, फिर जाता है और वो 2 पैसे ला के अपनी खेती में लगाता है। कौन होते हैं वो लोग जो न पढ़े लिखे होते हैं, न उनको किसी चीज के बारे में जानकारी होती है, और वो चल देते हैं और करके लौटते हैं। अब मैं चुप, वो बात बहुत अंदर लगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने बोला, वो मरहम था कि क्या था, हमें लगता है शहर का चक्कर है, पर यह भी बड़ा अजीब है कि शहर में आप रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, और आप ही शहर से डर जाए, तो ये तो मतलब ये है कि आप में ही कुछ कमी है। और वो बात ऐसी लगी भैया ना कि मुझे लगा कि यार मुझे बंबई जाना चाहे जैसे वहीं मरेंगे, यहाँ नहीं, ऐसा वाला लग गया। दूसरे दिन गया गोमती नगर स्टेशन, नया नया खुला था रिजर्वेशन काउंटर, वहां गया टिकट कराने, और उससे बोल रहा हूँ कि टिकट दे दीजिए बंबई का। तो बोला किस दिन का, तारीख हमने नहीं डाली थी। हमने कहा जब का मिल जाए, जितनी जल्दी का मिल जाए। बोल ये रहा हूँ, अंदर ये चल रहा है कि जितना लेट का मिले लेकिन मैंने कहा जितनी जल्दी का कंफर्म मिल जाए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना, तो वो ढूंढते हैं कि भाई इतने दिन का तो पैक है, यहाँ की आरएसी मिले। हमने कहा नहीं आरएसी नहीं, कंफर्म टिकट चाहिए था, ये और आगे बढ़े। तो उसने भाई दिया, और वो 21 दिन बाद का टिकट मिल रहा था, उससे कर दिया, टिकट लेके आ गया, और जानबूझ के टिकट टीवी के पास रख दिया ताकि मम्मी को पता चले कि जा रहा हूं, और वहां रख दिया। एक दिन बीता, अब दिल धक धक कर रहा है कि जाना है, कुछ पता नहीं है कैसे क्या करेंगे। तो वो टिकट जो है वहीं पे पड़ा हुआ, मुझे लग रहा मम्मी ने देखा कि नहीं देखा ये भी दिमाग में चल रहा है।
मतलब कहते हैं ना कि अभिनय की शुरुआत आपके घर से ही हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि देखा कि नहीं देखा, मैं क्या करूंगा कुछ पता नहीं है, पैसों का कुछ जुगाड़ नहीं है, ये सब चल रहा है। वो टिकट रखा हुआ है और माँ से तो मैंने कहा, लग रहा माँ नहीं थे, मैंने कहा कि अरे वो टिकट देखना, ध्यान से रखना, कहाँ गया? तो बोली कौन सा? मैं वो टीवी के पास रखा होगा, देखो। तो माँ बोल रही है ये पुराना है कि ताजा है, जो गए थे वो वाला है कि ये? तो हमने कहा ताजा तुमको समझ नहीं आ रहा? अच्छा, आवाज हमेशा ऊंची रहती थी माँ से। माँ को तो हम डपट सकते हैं क्योंकि अंदर से कमजोर थे ना हम, तो माँ को ही तो डपट लें। हमने कहा पुराना ताजा तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? कहीं एक जैसा ही तो है ना? तो उनके कान एक जैसा ही तो, इसी से गए तो इसी से लौट आओगे। ये उनका वो था। हमें तुम्हारे प्लानिंग के साथ काम अगर किया जाए तो फिर तो प्लान पूरा होना चाहिए। जिस चीज का प्लान ही नहीं उसका प्लान क्या बनाना। और ये बात मुझे बाद में समझ में आई कि जब तुम्हारा कुछ प्लान ही नहीं है वहां का, तो तुम ये प्लानिंग क्या बना रहे हो, किस तारीख को तुम जाओगे। वो बात भी मेरी उनकी लग गई कि यार ये कहना क्या चाह रही है, कुछ तो बड़ा बोल गई है, लेकिन क्या बोली है समझ नहीं आ रहा, लेकिन दिल को लग रही बात। हमने क्या कहना है तुम्हें? कहने हम बता रहे हैं ये ऐसे जाओगे, फिर जैसे अब ये टिकट कराया, फिर 10 एक टिकट कराओगे लौटने का। हमने तो कैसे जाता है आदमी? हमने तो ऐसे ही देखा गांव देहात का कि चलोगे कल बंबई? आदमी उठता है, हाँ हाँ ठीक है, तो 4 कपड़ा रखता है, सुबह चल देता है। कभी कभी ये भी होता है भाई शर्ट तो धुलने के लिए डाल रखी है, तो क्या हुआ वहां खरीद लेंगे चल, और आदमी उठ के चल देता है। मैंने कहा पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हो तुम? कहना हमारा ही जमाना बेटा, हम कौन से बहुत बूढ़े हो गए। ऐसा माँ मेरी तारा धरती थी। मुझे सच में गुस्सा आया। मैंने कहा रात काटे ना कटे, ऐसा लगा कि सुबह उठते मैं निकल जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा यार चालू डब्बा तो होता है ना, मैं चालू डब्बे से जाऊंगा। उठा, वो टिकट उठाया जो हमारा था, पैसे से दिए, 2000 कपड़े डाले, ना कोई खाना बनवाया ना कुछ बनवाया, सीधा स्टेशन पहुंचा, उस टिकट को कैंसिल कराया, उसमें भी कुछ पैसा मिला उसको रखा, और पुष्पक के चालू डब्बा पकड़ लिया। और अपने मित्र को भी नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं। पराग भैया वो जो चालू डब्बा की जर्नी थी ना, जिसको हम जनरल डब्बा कहते हैं, वो 24 घंटे ने मुझे इतना सिखाया जो आजीवन ना मैंने अपने कॉलेज में सीखा, ना मेरे माता पिता ने वो सिखाया, ना वो, मतलब वो ऐसा था 24 घंटा कि उसके बाद मुझे कभी बंबई डरा नहीं पाई। उस 24 घंटे में मैंने ये देखा कि वहां कई लोग ऐसे थे जो कई बार जा चुके थे मुंबई, कई पहली बार जा रहे थे, कई ऐसे थे जिन्होंने घर मकान यहाँ बनवा लिया, चौल जो हम कहते हैं वो खरीद लिया है, और प्लस कोठी वहां बनवा ली, जिसके बारे में मेरी माँ बात कर रही थी। मुझे समझ अच्छा यही वो हीरो है जिसके बारे में माँ बोल रही थी। ऐसे लोग कि जिनको लैट्रिन बाथरूम भी एक कर दिया है, सब लगा यार ये सच है यार, ये रह सकते हैं। हमारे जैसे नहीं कि हम बनने जा रहे तो हम कलाकार बनने जा रहे, तो हम जो बने हुए लोग को देख के सीख रहे हैं कि यार ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे चाल होनी चाहिए, गाड़ी महंगी, वो बाद में आएगा, पहले आपको योग्य बनना होगा। वो चीज समझ में आई। वहीं से मुझे पता चला कि भाई भयंदर जैसी जगह है जहाँ 500 रुपया में आराम से आप रह सकते हैं। और चूंकि मुझे लाइन नहीं लगानी थी कि भाई वो नहीं हो पाएगा हमसे, ये एक दिमाग में था, तो कहना तो तुम 500 वाले में रह लो, वरना नहीं तो 300 में घर मिल जाएगा। तो वहां मैं भयंदर आया भैया, वहां 500 में घर, और उनको पता था कि फिल्म लाइन में काम करना चाहते, तो उनका मेरे जानने वाले 2-4 लोग हैं, तो उनके जानने वाले में कौन से लाइटमैन है या इस तरह की चीजें हैं, वो लोग हुआ करते थे। तो वो उसमें गए, उन्होंने बताया कि इनके साथ आप मिल लीजिए, और वो देखते समझ जाते एक्टिंग करना है, हाँ ठीक है कोई नहीं। तो वहां मैं रहना शुरू किया, और भैया मैं तब से हिला नहीं, मैं रहा लटका रहा। ये था कि 6 महीने साल भर मुझे जब तक काम नहीं मिलेगा मैं लौटूंगा नहीं। जैसे मैंने कपड़े बेचे हैं, वहां से एक जाफर करके था लड़का, तो वो चिकन के वहां से कपड़े लाता था लखनऊ से, और यहाँ मुंबई बेचता, मुंबई से जाके लखनऊ सप्लाई करता था। तो उसके साथ मैं बैंड्रा वैंड्रा टहलने चला गया, तो क्या होता पास का खर्चा निकल आएगा, ऐसे होता था कि चल चाय का बड़ा पाव का निकल आएगा, ये होता था आलम। तो वो करता था। संगम सिनेमा हुआ करता था भैया, मैं वहां पे भी रहा हूँ। वहां बहुत फिल्में हमने देखी, धूम वही देखी हमने। तो मैं वहां टिकट काउंटर बैठता था और लोगों बैठाते हुए चेकर जो होते हैं वो काम भी किया है हमने, प्लाईवुड फैक्ट्री में काम किया है सब। लेकिन अब मुझे उन सब कामों करने में आनंद आया, क्योंकि मुझे एक तरीके से जैसा लगा मेरी माँ ने परमिशन दे दिया। पहले क्या होता भैया, मैं ये चीज समझता हूँ कि जब आप पढ़ते लिखते हैं तो माता पिता ही आपसे कहते हैं कि फेल हो जाओगे तो सब्जी का ठेला लगाओगे,
ये बोलते हैं ना वो, हाँ, ठीक से पढ़ो नहीं तो फिर मजदूरी करोगे। तो माता पिता आपको ये बोलते जाते तो आपको लगता है ये काम सब हे, हाँ, हम पढ़े लिखे हम ये काम नहीं करेंगे, हम दिमाग का काम करेंगे। कला क्षेत्र ऐसी है भैया कि कला क्षेत्र में दिमाग, शरीर आपके पास जो है वो तो होना ही चाहिए, प्लस आपको अनुभव जरूर होना चाहिए। और अनुभव आता है जब प्रैक्टिकली आप कोई काम करते हैं, सिर्फ दूर से देख। तो मैं क्रेडिट कार्ड भी बेचा, इंश्योरेंस भी बेचा, ऐसे ऐसे मैं लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे मलाड में काम करता था मैं। और क्या कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बेचा फिनिक्स मॉल वगैरह में, तो सारे काम किए। उसके बाद उसी में एक दोस्त ने एक बात बोली जो बात लग गई। उसने एक वो रोज ऑडिशन देता, तो उसने कहा कि, और मैं यही कहता हूँ भैया, मैं बातों का हूँ, मतलब दोस्त अगर कोई बात कहता है तो मैं सुनता हूँ और उसको मैं ऐसे लेता हूँ कि ईश्वर का कोई इशारा है। तो उसने एक रात में ऐसे ही कहा, वो ऑडिशन दे के आया था, रामू जी के यहाँ कोई फिल्म चल रही थी, तो उसने बोला यार नौकरी करना तो लखनऊ शहर बुरा है। तो मुझे लगा यार ये बात तो सही कह रहा है, और उस बात से मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना भी है तो सिनेमा में। फिर मैं सिनेमा की तरफ नौकरी ढूंढने लगा, फिर मैं असिस्टेंट बना, प्रोडक्शन भी किया, फिर राइटिंग में भी गया, फिर ऐसे कास्टिंग में चला गया मुकेश जी के यहाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम। ऐसे करते करते यहाँ तक ये क्या जर्नी। बात है। पर ऐसा कहते हैं कि असफलता का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और सफलता के लाख रिश्तेदार होते हाँ ये तो होता है। उसमें क्या मैं दुबे जी का छोरा क्या क्या कर रहा है लड़का पता नहीं, और अचानक अरे सुनो भैया। हाँ हाँ, उसमें उसमें जानते हैं ये वजह भी ये होती है ना कि हमारे यहाँ ना एक रेस है, और खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार है जिनका एक सपना ही होता है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाएं, तो एक रेस होती है भैया कि आपका बच्चा क्या करता है। मतलब कोई अगर पूछता भी और दुबे जी क्या हालचाल, और बड़ा वाला बेटा क्या कर रहा है, तो ये अपने आप में जो क्या हालचाल छोटा सा ही रहता है, जिसमें आपने बस मुंडी हिलाई, हाँ सब, बड़ा वाला बेटा क्या कर रहा है उसमें चाहिए होता है जवाब। तो आपने कहा अरे कुछ कर रहा है, मतलब अरे पढ़ाई तो हो गई ना उसकी, तो वो खोद खोद के पूछना, क्योंकि रेस होती है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, इनका बेटा क्या बना। आपकी जिंदगी का लक्ष्य, मतलब हमारे भारत में तो यही है कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य यही होता है कि आपका बच्चा सफल हो जाए, और सफलता ऐसे मानते हैं कि वो कहीं खा कमा रहा हो, पैसा कमा रहा हो, इसी सफलता मानते हैं। अब वैसे में हमारी लाइन ऐसी कितनी स्लो है, हमारी लाइन में अपने आप को, मतलब अपने लोगों को ही बताने में समय लग जाता है, और तो छोड़िए अपने दोस्त यारों को ये बताने, वही बताने नहीं यार कुछ देख, अभी तेरी एक्टिंग में वो बात तो नहीं, मैंने तेरा ऑडिशन देखा, थोड़ा है अभी कुछ मामला, वो है नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर होता तो सेलेक्ट होता, ये तो रिजेक्ट होके आया है, तो मैं क्यों इसको सेलेक्ट करूं, मैं भी रिजेक्ट कर दूं। नहीं नहीं वो बात है नहीं, अभी तुम थोड़ा और काम करो। तो फिजिक्स वाला की सक्सेस ने माँ बाप को थोड़ा चैन दिया होगा भैया मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए ये कि मुझे इतनी देर से चीज मिली कि उसे देखने मेरे माँ बाप ही नहीं है यार, जिनके लिए मैं इतना सब किया, मतलब इतना लेट हो गया भैया, मैं इतना लेट हो गया कि ना मेरे पिताजी रहे और ना मेरी माँ रही। अब ये है कि उनका आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से हम वो है, ये है। चलिए, ये आपकी सफलता जो है फिजिक्स वाला की, ये यात्रा ऐसी ही चलती रहे, निरंतर आप अच्छा अच्छा काम करते रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ हम तो यही कहे कि अलग पांडे जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है एक, अभी तो बहुत लंबी डगर है पनगढ़ की भैया, अभी तो ये शुरुआत है, और ये अच्छा है कि एक कहीं ना कहीं उत्साह मिलता है, और एक ये मिलता है कि हम सही ट्रैक पे हैं, सही दिशा में है, और अच्छा काम करते हैं। चलिए, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच भैया।